हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी में आज का जो चैप्टर है जैव विकास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति जो है अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न सिद्धांत और परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सौरमान परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपेरी ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन के उत्पत्ति में छपी। तो इनका नाम याद रखिएगा। और इसके प्रमुख तथ्य जो हैं निम्नलिखित है। पहला तथ्य है, जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के यानी वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं अवायवीय यानी एनारोबिक थे। दूसरा तथ्य है, 3.8 अरब वर्ष पूर्व कला युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। तीसरा तथ्य है, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवालों जैसे थे। चौथा तथ्य है, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव बने। इसके बाद है जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। देखिए, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। देखिए, जो लैमार्क हैं, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। सबसे पहले हम लोग लैमार्कवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिकल में छपा। इसके मतलब कि इनके जो सिद्धांत है, इसे लैमार्क सिद्धांत या लैमार्कवाद भी कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला धारणा जो है बड़े होने की प्रवृत्ति है। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा जो मतलब की धारणा था, अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। चौथा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होते हैं वे निष्क्रिय और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना और सर्पों में टांगों का अभाव। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दनों का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की लंबाई मतलब कि अधिक होना। तो यहाँ पे देखिए, अगर ज्यादा लंबा वृक्ष होगा तो ये पत्तियां खाने के लिए मतलब कि इनका जो गर्दन होगा और इनके जो आगे की जो टांगे होंगी वो लंबी होंगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ लंबाई कम है वृक्ष का, जहां पे इनको मतलब कि इनके पत्तियों को इनको खाने के लिए जो है अपनी गर्दन और टांगों को जो है कुछ कम जो है मतलब ऊपर करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा में जो दिया गया है, तीसरा यहाँ पे वृक्ष जो है पहले की अपेक्षा छोटे हो चुके हैं और इनको जो है खाने के लिए अब ये क्या करेंगे, जिराफ अपने गर्दन और टांगों को थोड़ा ऊपर की तरफ कम खींचेंगे, तो इनका जो गर्दन होगा जो टांग होगा वो पहले की अपेक्षा और छोटे होते जाएंगे। और जैसे ही घास की उपलब्धता हो जाएगी तो अंगुली, टांगों और गर्दन के कम उपयोग के कारण इनका जो अंगों की लंबाई होगा पहले की अपेक्षा बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जो है दिखाया गया है। इसके बाद है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला,
जीवों में प्रचुर संतानोपति यानी ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा है जीवन संघर्ष। तीसरा है विभिन्नताएं एवं इसकी जो है वंशागति। चौथा है योगतम की अतिजीवता या प्राकृतिक चयन। इसके बाद नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। इन्होंने अपना प्रयोग सांद प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर जो है किया था। इस पौधे का नाम याद रखिएगा, आइनोथेरा लेमार्कियाना। इसके अनुसार नई जाति यानी स्पीसीज की उत्पत्ति जो है एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ देख लेते हैं। जैसे आर्क्यूपेटेरिक्स जो है यह जुरैसिक युग का एक सौर पुरातन पक्षी था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी है, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इनके बावजूद यह पक्षी था, मतलब इन खूबियों के बावजूद यह एक पक्षी था, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। इसके बाद यूग्लिना इनको जो है पादप और जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। इसके बाद है नियोपाइलिना, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक ये कड़ी है। इसके बाद है प्रोटोथीरिया, निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एक्डीना और बतख चोंची, जिसे बतख चोंची प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है डायनासोर, विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प, याद रखिएगा जो डायनासोर का उत्पत्ति का जो समय है मेसोजोइक महाकल्प है। और मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया है। इसके बाद मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। जो मैमथ है, अब मतलब कहने का है कि जो वर्तमान समय मैमथ का यहाँ पे जो है अब मतलब कि ओरिजिन नहीं है, मतलब ये विलुप्त हो चुके हैं और ये हाथी का पूर्वज माना जाता है। जो मैमथ थे अब विलुप्त हो चुके हैं और ये जो है हाथी के पूर्वज हैं। क्रो-मैग्नॉन मनुष्यों को आधुनिक मानव होमोसैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति जो है होमोसैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। इसके बाद डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थियों अवशेषों से इसकी जो है पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तार होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइटोसिन काल लगभग जो है 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है और डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें जो है होमोसैपियंस और नियंडरथल से जो है पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। तो इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है देख लेते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कब? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा, वर्तमान प्रमाण के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ जो कि
यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति में 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किसके द्वारा जो है लिखी गई है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा डार्विन। डार्विन के द्वारा जो है ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है। दी ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे या जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब होगा डार्विन ने, बी ऑप्शन। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत जो है आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आपको मालूम है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? सही जवाब है लेमार्क, डी ऑप्शन। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत जो दिए थे वो थे फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार। इन्होंने प्रस्तुत किया जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी डी ऑप्शन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति यानी नई स्पीसीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट और अस्थायी यानी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांद प्रिमरोज पर किया था। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। तो आपको मालूम ही होगा हम लोगों ने इन सबके बारे में जो है डिस्कस किया है। आप बताइए विकास का सिद्धांत किसने दिया था और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए इन सबके बारे में हम लोगों ने इस कुछ ही सेकंड पहले जो है इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में यहां पर देख लेते हैं। देखिए जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वेडल और टैटम के द्वारा दिया गया है। और ओपेरॉन अवधारणा जो है यह जैकब और मोनोड के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का जो मुख्य कारक है वह है आपका प्राकृतिक वर्ण यानी डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसके बारे में फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैव विकास का मुख्य कारक जो है प्राकृतिक वर्ण है क्योंकि
यही विभेदों और अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जिन रूपों एवं एलीली जीनों दोनों की ही आकृतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को जो है स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। इसके बारे में हम लोगों ने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझा था। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार अगर बात करें तो परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषीय अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूप में जो है सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की विशाल अन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? भारत की विशाल वन्य बिल्ली है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? इसका सही जवाब होगा चीता, ए ऑप्शन। प्रश्नगत विकल्पों में चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नोन मानुस, यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पे फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्रो-मैग्नोन मनुष्य को जो है आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर जो है गठा हुआ और लगभग 166 सेंटीमीटर यानी 6 फुट लंबा और इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ डेटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो डेनिसोवन जो है कभी कभी समाचार पत्रों में किसके संदर्भ में आता है? इसका सही जवाब होगा एक आदि मानव जाति यानी एक स्पीसीज। इसके बारे में देख लेते हैं। डेनिसोवन देखिए एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। यानी ये 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व की मतलब की बात करें तो उस समय की ये आदि मानव प्रजाति थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया के गुफा में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इनकी जो है पहचान हुई थी। फिर इसके बाद चीन के तिब्बत के एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तृत होने की पुष्टि जो है मतलब कि 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन जो था नेचर, इसमें प्रकाशित करके एक शोध पत्र के माध्यम से किया गया। तो इसका जो है नेचर में एक शोध पत्र के रूप में जो है इसका प्रकाशन हुआ। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइटोसिन काल यानी लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व की बात है। यानी कि इनका जो जबड़ा है उत्तर मध्य प्लाइटोसिन काल का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें जो है होमोसैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति जो है माना जा रहा है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की जो है योजक कड़ी है? इसका सही जवाब होगा सरीसृप और पक्षी यानी बी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद देखिए 14 में हम लोग 14 को नहीं डिस्कस किए थे, 14 को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे पूछा गया आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो जुरैसिक युग का सौर पुरातन पक्षी यानी ए ऑप्शन। इसके बारे में यहां पे कुछ डेटा दिया गया है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आर्कियोपेटेरिक्स जो है जुरासिक युग का एक सौर पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म जो है फॉसिल्स जो है लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं।
यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जो है जैव विकास को सिद्ध करता है। और इसी पर आधारित जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आर्कियोपेटेरिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है किनके? आपको मालूम है मैमथ प्रजाति जो है वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, हाथी। 17 नंबर क्वेश्चन है, डायनासोर थे। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप, डी ऑप्शन। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे, यानी मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, इसका जो समय है 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व का है। जुरैसिक कल्प, इनका जो समय 5.7 करोड़ वर्ष का है। और क्रीटेशियस कल्प जो है इनका जो समय है 7 करोड़ वर्ष का है। मतलब कि इनको 3 वर्गों में जो है मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में जो है बांटा गया है। क्रीटेशियस में डायनासोर, ठीक है ध्यान रखिएगा, क्रीटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ना कैसे जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने और पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% प्रजातियों का जो है विलुप्ति हो गया व्यापक रूप से। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायनासोर रहे कब रहे? तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। डायनासोर रहे, इसका सही जवाब होगा मेसोजोइक युग में, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवों के विकास यानी इवैल्यूएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो जीवों के विकास के संदर्भ में आपको क्रम बताना है। इसका सही जवाब होगा सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वर्गीकी से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल और